नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक वर्डिक्ट के आने के बाद पूरे देश में उबाल मचा हुआ है। बहुत सारे लोग गुस्से में हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली हाई कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना का सबब क्या है? क्या ये आलोचना उचित है? क्या ये आलोचना गलत है? इस सारे मुद्दे पर हालांकि संक्षेप में बात करने के लिए हमारी बहुत मित्र भी रही हैं और मशहूर एक्टिविस्ट हैं, और रेप सर्वाइवर के लिए इनका काम अतुलनीय है। पूरे देश में आप सब इनको जानते होंगे, योगिता भयाना को, और इस केस में पूरी तरह से ये लड़ाई लड़ रही हैं। अभी भी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ी देर के लिए ही ज्वाइन करिए, तो ये ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगिता जी आपका। बहुत स्वागत है योगिता जी आपका। योगिता जी, थैंक यू सर। ये कल मैं जस्टिस काटजू का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये पागलपन चल रहा है देश में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही सही वर्डिक्ट दिया है। सही वर्डिक्ट दिया है जी, मतलब किस सेंस में उन्हें सही लग रहा है ये वर्डिक्ट? तो मुझे थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं है। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं शायद उस चीज का जवाब अच्छे से दे पाऊं। कॉन्टेक्स्ट ये है, उन्होंने कहा कि बिना किसी वर्डिक्ट को पढ़े हुए लोग उबल रहे हैं। वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। वर्डिक्ट कह रहा है कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माना जाता है, और गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से रेप जैसे चार्जेस में उनकी जो सजा है वो एग्रीवेट होती है और वो आजीवन कारावास तक जाती है। और इंडियन पेनल कोड के डेफिनेशन में एमएलए गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं आते हैं, इसलिए उनको बेल मिलने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 8 साल की सजा उन्होंने काट ली है, इसलिए उन्हें बेल के लिए अप्लाई करने का अधिकार है। नंबर 3, कि ये इंटरिम ऑर्डर है, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है। नंबर 4, कि कुलदीप सेंगर अभी मर्डर के चार्ज में, अभी उनको 10 साल की उसमें सजा मिली हुई है, वो 10 साल का ऑलरेडी है, वो जेल से रिहा नहीं हो सकते हैं। रेप के चार्जेस में जो एग्रीवेट करने वाला जो मामला है, आजीवन कारावास में तब्दील होने वाला जो मामला है, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। और हाई कोर्ट ने कहा है बाकी जो चार्जेस हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है टेक्निकली, इसलिए हम उस आधार पर उनको आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और आर्गुमेंट दिया है कि जो इनको बेल मिली है उसमें बहुत सारे कंडीशन है। कंडीशन है कि 15 लाख रुपया आपको जमा करना है, 5 किलोमीटर के एरिया में जो विक्टिम है उसके आसपास आपको नहीं जाना है, उन डीसीपी को आपको रिपोर्ट करना है, कोई भी इंटिमिडेशन का अगर आप काम करेंगे तो आपके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये सारे उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, और इसलिए जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि इस वर्डिक्ट को सही बतला रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज मैंने कहा हाँ आपको आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है। मैंने कहा मुझे हैरानी है जस्टिस काटजू ने ऐसा कहा है, क्योंकि मैं सुनती आई हूँ, उनको समझती आई हूँ, मतलब कभी ऐसी बातें उन्होंने की नहीं है। टेक्निकली मुझे लगता है अभी, क्योंकि वो अभी आउट ऑफ टच हैं जुडिशरी से, जजमेंट शायद उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है। मैंने तो ठीक से पढ़ा है, और मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं भी हूँ, तब भी मैं एक बात जरूर बेसिक कॉमन सेंस से कह सकती हूँ कि उसमें एक दाव पेच नहीं खेला, ऐसे बहुत सारे दाव पेच खेल कर उसे ये जो बेल है, इंटरिम बेल जिसको आप बोल रहे हैं, वो दी गई है। उसमें बहुत सारी और बकवास चीजें लिखी हैं कि हाई कोर्ट के पास बहुत समय नहीं है, बहुत सारे वेट में केसेस हैं। इसमें एक चीज जरूर उसने ये वाली बोली है, पब्लिक सर्वेंट वाली। मैं आपसे पूछती हूँ आशुतोष जी, वेदर पब्लिक सर्वेंट और नॉट पब्लिक सर्वेंट, एक बलात्कारी तो बलात्कारी ही है ना, उसकी सजा आप यस, इसलिए माफ कर दें या ना कर दें,
कि वो पब्लिक सर्वेंट है या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। इस पर्टिकुलर केस में ही वाज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसने पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो वो पावर के उसमें तो था ही ना। अगर उसी दावपेच की अगर बात करें, नंबर 2, आजीवन कारावास की जो सजा है हमारे देश में, वो पूरी तो तब भी नहीं की है। अगर आप इस प्रिटेक्स्ट पे भी छोड़ दें तो 7 साल कोई सजा नहीं होती है। आजीवन कारावास में भी 15 से 20 साल के बीच में डिपेंड करता है, आपको मिलते हैं आजीवन कारावास में। हमने देखे हैं केसेस, तो उसमें अगर उसकी तुलना में अगर आप बोलें कि क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो आधे में छूट जाए, नहीं। बाकी जो बलात्कारी हैं, जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो 15 से 20 साल सजा काटते हैं। ये फालतू के एक्सक्यूज देके उसे जो बाहर करने की पूरी साजिश है, आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी। मुझे और आपको इस बात पे बहस भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत एविडेंटली क्लियर है उसमें। नंबर 2, जब वो ये बात भी कर रहे हैं कि बाकी के केसेस, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरा केस भी ऑर्डर पर है, जिसमें उसके पिता का कत्ल का है, और आपको भी मालूम है उसमें कितने लूपहोल्स हैं। वो पुलिस कस्टडी में हुई है, उसको प्रूफ करना कि इन्होंने इंटिमिडेट किया है या इन्होंने करवाया है बहुत मुश्किल है। तो उस केस में भी जो लॉयर से हम सुन रहे हैं कि उस केस में भी बड़ा लचर है, और वो ऑर्डर पर है, वो कभी भी आ जाएगा। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करें, हमें शौक नहीं है भरी ठंड में सड़कों पर उतरने का, क्योंकि ये ऑर्डर भी रिजर्व है, वो ऑर्डर भी रिजर्व है, वो छुट्टियों के बाद आ जाएगा। और छुट्टियों के बाद वो ऑर्डर में जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी कोर्ट की, तो उसमें भी वो बेल लेगा, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। इसमें आप बेनिफिट ऑफ डाउट खोज के उसको बरी कर सकते हैं, तो उसमें तो खूब सारे लूप होल्स होंगे। तो उसमें भी वो श्योर शॉट बाहर आने वाला था, ऑर्डर रिजर्व था। अब शायद हमारा थोड़ा सा दबाव बना है प्रोटेस्ट या मीडिया का, तो मुझे लगता है शायद उस पे वो ना दें अब बेल, वो अलग बात है। तीसरा जो चौथा और भी केसेस चल रहे हैं उसके खिलाफ, वो आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज आपकी। आप दूसरे टेलीविजन पे तो मैं आपको देखता हूं बहुत आसानी से आती है, पता नहीं जब भी आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो पता नहीं क्या तकनीकी खराबी हो जाती है। आवाज अभी भी नहीं आ रही है आपकी, यकायक आवाज चली गई। अब वीडियो आपका ठीक आने लगा तो क्या हो रहा है? समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग योगिता जी, कैन यू रीज्वाइन? हाँ, योगिता जी रीज्वाइन कर रही हैं। मीनवाइल मैं आपको एक और जानकारी दूं, आपको मालूम ही होगा, कुलदीप सेंगर, अभी जो योगिता जी कह रही थी वो बहुत सारे तिकड़म लगा सकते हैं, और मैं हैरान हूं कि जस्टिस काटजू जैसे व्यक्ति ने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई कानून यही है, और अगर आपको कानून में बदलाव चाहिए तो आप पार्लियामेंट से कानून में बदलाव कर लीजिए। जज ने जो फैसला दिया है वो कानून के तहत फैसला दिया है। अब सवाल है कि जज कानून के रक्षक तो हैं, लेकिन एक प्राकृतिक, एक नेचुरल जस्टिस की भी कोई डिमांड होती है क्या? नेचुरल जस्टिस को आलोक में रख करके जज अपने विवेक से कोई फैसला ले सकता है, या जो कानून कहता है उसी के परिदृश्य में जज को फैसले लेने पड़ेंगे? कुलदीप सेंगर लगातार 4 पार्टियों में रह चुके हैं, और सवाल यह है कि अब कुलदीप सेंगर को सत्तारूढ़ पार्टी से जोड़ने की का तिकड़म चल रहा है। कोई आवश्यकता नहीं है। कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, 6-7 साल हो गया। उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी का, उसके पहले बीएसपी का, फिर समाजवादी पार्टी का, उसके पहले कांग्रेस का। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियों के टिकट पर
कुलदीप सेंगर चुनाव जीत चुके हैं, तो पार्टीबाजी वाली बात तो खत्म हो गई। कोई भी पार्टी रहती तो ये उस पार्टी में शामिल होता। और कमाल की बात यह है कि ये लगातार जीत के आता रहा है। इसका मतलब है कि कुलदीप सेंगर इन्फ्लुएंशियल है। अब कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया है नहीं किया है, इसके बारे में कोर्ट ने अभी कहा कि अभी तो अपील चलेगा, उस पर और सुनवाई होगी। लेकिन जो लोअर जुडिशरी ने जो वर्डिक्ट दिया है कुलदीप सेंगर को के खिलाफ आजीवन कारावास की, उसको इन्होंने अभी तत्काल सस्पेंड किया है। लेकिन ये बात ठीक है जस्टिस काटजू का कहना कि ये इंटरिम ऑर्डर है, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। और दूसरा कि वो हत्या के आरोप में ऑलरेडी 10 साल की सजा काट रहा है। अब सवाल है कि सीबीआई अप्रोच कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, और ये सीबीआई अप्रोच इसलिए कर रही है, यहां योगिता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर ये मामला मीडिया में नहीं आता, अगर मीडिया ये सवाल नहीं उठाती, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता। और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए? दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो लोअर जुडिशरी ने सीबीआई की फाइंडिंग्स पे, ये सीबीआई के द्वारा केस किया गया है, सीबीआई के फाइंडिंग्स पे सीबीआई ने जो तहकीकात की है उसके आधार पर लोअर जुडिशरी ने इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि नहीं, आजीवन कारावास की जो सजा इनको सुनाई गई है वो भी गलत है और गलती हो जाती है। अब मैं हैरान हूं, जस्टिस काटजू ने जो ऑर्डर पढ़ा है मैं उन्हीं के ऑर्डर का रेफरेंस आपको दे रहा हूं। और जस्टिस काटजू को इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस काटजू बहुत ही एक इंडिपेंडेंट जज रहे हैं और उनको इसके लिए दोषी ठहराना भी ठीक नहीं है। जस्टिस काटजू जो बात कह रहे हैं वो कानून की बात कह रहे हैं, तो कानून का लूप होल्स निकाल करके उठा करके अगर कोई बलात्कारी या अगर कोई व्यभिचारी या अगर कोई, मुझे नहीं मालूम कि इनकी सत्यता क्या है, ये अभी और अपील होगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी या हाई कोर्ट में अपील होगी, पूरी कार्रवाई होगी, तब शायद इसके बहुत सारे फैक्ट सामने आए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि योगिता भयाना और बाकी संगठनों के इंटरवीन करने के बाद अब ये मामला, क्योंकि योगिता जो लड़ रही है, योगिता की कोई वो रिलेटिव नहीं है, योगिता लड़ रही है हर रेप सर्वाइवर के लिए जिनके साथ बलात्कार हुआ है, चाहे वो पूरब की बेटी हो, पश्चिम की बेटी हो, उत्तर की बेटी हो, दक्षिण की बेटी हो, देश के किसी भी इलाके की किसी भी बेटियों के खिलाफ अगर कोई अत्याचार हुआ है तो योगिता उसके लिए खड़ी रहती है। तो योगिता की तो पहले बहुत तारीफ करनी चाहिए, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि योगिता आगे बढ़ करके इस मुद्दे को थामा है और वो लड़ाई लड़ रही है। योगिता ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं, ये एक तकनीकी पक्ष है, लेकिन एमएलए ने बलात्कार किया है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। व्यक्ति वही है, पब्लिक सर्वेंट के बतौर उनको आजीवन कारावास मिल जाएगी, लेकिन अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उनको सजा 7 साल की मिलेगी, 10 साल की मिलेगी। ये क्या मतलब हुआ? व्यक्ति वही है। हाँ, अब ये आप कह सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट को और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए, अब ये मनुस्मृति वाली बात हो गई कि दूसरे वर्ग को कम सजा मिलेगी, लेकिन वही सजा अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति करेगा तो उसको अधिक सजा मिलेगी। अब ये इसी फिलॉसफी पर कानून ने इसको प्रतिपादित किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं मालूम कि ये परिप्रेक्ष्य क्यों आया कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उन्हें अधिक सजा मिलने का प्रावधान किया गया है कानूनी रूप से, और ये होना चाहिए, इसमें ये जस्टिफाइड है। अन्यथा पब्लिक सर्वेंट अपने पद का, अपने अधिकार का दुरुपयोग वो धड़ल्ले से कर सकते हैं। साधारण आदमी अपने पद, उनके पास कोई पद नहीं है, वो किसी को अबलाइज करने की स्थिति में नहीं है, तो ये अपने पद का दुरुपयोग वो कर सकते हैं। किसी महिला को प्रलोभन दे सकते हैं कि हम तुमको नौकरी देंगे, बदले में हम तुम्हारा शोषण कर सकते हैं, शारीरिक शोषण कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और इससे बचने के लिए ये कानूनी प्रावधान लाया गया कि अगर इस तरह का कोई पब्लिक सर्वेंट दुरुपयोग करता है तो उनके खिलाफ सजा एग्रीवेट करेगी, मतलब सजा बढ़ जाएगी, वो आजीवन कारावास में तब्दील हो जाएगी अगर बलात्कार का आरोप है। अब सवाल यह है कि यह व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट ना भी हो तो भी एक जिम्मेदार पद को तो सुशोभित जरूर करता है, और जिम्मेदार पद तो और भी खतरनाक है।
एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर इस तरह के बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य में शामिल है, उन्होंने किया या नहीं किया ये तो बात का विषय है, लेकिन शामिल होने का आरोप लग रहा है, इस कृत्य में, इस घिनौने कृत्य में शामिल होने का आरोप लग रहा है, तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्या सजा मिलनी चाहिए? भाई कानून जो कहता है कि ठीक है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके ऊपर बलात्कार की जो सजा है बराबर लगेगी, या तो वो लग जाए। लेकिन केस यहां डिफरेंट है। आपने बेल दिया है इस आधार पर कि भाई ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए वो सेक्शन इसमें लागू नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर तो है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा नजीर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर, अब उसमें AR अंतुले के केस का वो जिक्र करते हैं कि AR अंतुले के केस में ऐसा हुआ था, वो मुख्यमंत्री थे लेकिन वो MLA भी थे। लेकिन सवाल है कि अभी क्या सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ऐसी परिस्थिति के लिए खुद को कन्वीन करेगा? लार्जर बेंच ऐसी जो परिस्थिति अब उनके सामने आ गई है, जहां बहुत सारी बेटियां सड़कों पर हैं और बेटियों के मन में, महिलाओं के मन में, समाज के मन में, पुरुषों के भी मन में यह संदेश जा रहा है कि इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति कोई भी कृत्य करके बाहर निकल जाता है। सलमान खान ने शराब पी करके गाड़ी चढ़ा दी, लोगों की मृत्यु हो गई, बच गया वो, कुछ नहीं हुआ, किसी न किसी को फंसा दिया, कुछ भी झूठ बोल करके निकल गया। पूरी दुनिया जानती है कि सलमान खान ने शराब पी करके गाड़ी चढ़ा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया, फिर भी वो अभी तक बचा जा रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक का जो नजीर है, अभी आप देखिए पुणे में एक रईसजादे के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, अपनी महंगी गाड़ी लैम्बोर्गिनी, बच गया वो, उसका ब्लड सैंपल बदल गया। तो अभी जो माननीय चीफ जस्टिस ने रोहिणी हाई कोर्ट के एक बच्ची का, जिसका मामला एसिड अटैक का था, एसिड अटैक का मामला था और 16 साल से लंबित था, चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लिया और देश भर के अदालतों को इन्होंने नोटिस भेजा है कि एसिड अटैक के जितने मामले हैं उसकी रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में अविलंब की जाए। सारे रजिस्ट्रार ऑफिस को, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को इन्होंने संदेश भेजा है। इसके पीछे की भावना क्या है? अब ये जो भावना है और अभी जो भावना दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शित की है, इस दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है? मित्रों, CJI सूर्यकांत जी के लिए ये बहुत ही चुनौती भरा ये मुकदमा होगा। आप देखिए क्या क्या स्थिति हो रही है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने कह दिया कि मुझे नहीं मालूम कि सारे बलात्कारी बीजेपी वाले बलात्कारी नहीं होते, लेकिन सारे बलात्कारी बीजेपी से क्यों निकल रहे हैं। ये बहुत ही डेरोगेटरी ट्वीट है और प्रशांत भूषण जैसे जिम्मेदार व्यक्ति से इसकी अपेक्षा मैं नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने किया है ट्वीट। मैं उनको आमंत्रित करूंगा तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। वो मेरे मित्र भी हैं और मैं उनसे बातचीत करता रहता हूं कोविड के दौर में, आप जानते हैं। लेकिन मैं उनसे ये पूछने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्या उनको ये बात मालूम नहीं था प्रशांत जी को कि जिसके बारे में आप ये बोल रहे हैं, जिसका हवाला दे रहे हैं, वो व्यक्ति सबसे पहले कांग्रेस में था, फिर वो समाजवादी पार्टी में गया, फिर वो बहुजन समाज पार्टी में गया और आखिर में वो बीजेपी में गया। तो फॉर्चुनेटली जब ये अपराध हुआ तब वो बीजेपी में था, लेकिन वो व्यक्ति सारी पार्टियों की यात्रा करके आया है। तो इसलिए आपका जो ट्वीट है उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत आनन फानन में दी गई एक जो नी जर्क रिएक्शन उसको कहते हैं, वो प्रतिक्रिया है आपकी। नंबर 1, दुष्यंत दवे बहुत कड़ा सवाल उठा रहे हैं। दुष्यंत दवे कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट पिछले कुछ वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। उनकी इस दलील में थोड़ा बहुत हमको दम भी दिख रहा है, इसलिए क्योंकि अभी जो जस्टिस वर्मा का जो प्रकरण सामने आया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के ही है, उसी से यह मामला है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जस्टिस काटजू ने जो सवाल उठाए हैं कि कानून के हिसाब से इन दोनों जजेस ने, दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों जज ने जो फैसले दिए हैं वो फैसले बिल्कुल सही हैं। जस्टिस काटजू का ये कहना है।
अब जस्टिस काटजू के इस आर्गुमेंट को चीफ जस्टिस सूर्यकांत किस रूप में लेंगे या सुप्रीम कोर्ट किस रूप में लेगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, एसिड अटैक के मामले पे जो उन्होंने निर्देश दिया है और जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के वो संवेदनशील दिखे हैं, अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ जस्टिस काटजू के तर्क को अगर देखें तो वो भाई जज जो है सिर्फ कानून कानून के व्याख्याता हैं, कानून की व्याख्या करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्टिविस्ट हैं उनका जो सवाल है वो बहुत गंभीर सवाल है। वो सही सवाल, अभी योगिता जी ने सवाल सही उठाया कि व्यक्ति वही है। अब अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाता है, पब्लिक सर्वेंट हो जाता है, तो उनकी सजा एग्रीवेट कर जाएगी। और पब्लिक सर्वेंट अगर टेक्निकली वो नहीं होता है, व्यक्ति वही है, अपराध करने वाला वही है, तो उसकी सजा कम हो जाएगी। अब ये जो नुआंसेज हैं कानून का, ये बहुत बारीक नुआंसेज है और मैं समझता हूं कि लोगों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस महोदय को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। इसमें एक और बात हो रही है, इसमें कुछ उस तरह के भी वकील पहुंच रहे हैं जिनका लगातार भारतीय जनता रूलिंग पार्टी के खिलाफ कैंपेन करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब जैसे एडवोकेट पराचा, वो अभी राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे। अब इस तरह के जो व्यक्ति खड़े होंगे तो उनका एक ही एजेंडा है, उनका विक्टिम को रिलीफ देना एजेंडा है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बहाने रूलिंग पार्टी को घेरने का एजेंडा है, ये हो सकता है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये बलात्कारी को बचा लेंगे? आपको ऐसा लगता है? जिस पार्टी ने ऑलरेडी इनको पार्टी पार्टी से निष्कासित कर दिया है, निष्कासित किया हुआ है, तो वो बचाने के लिए चले जाएंगे। अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट मूव कर रही है। अब आज की खबर आई है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मूव कर रही है। सीबीआई के फाइंडिंग पर ही इस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बारे में जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि नहीं, आजीवन कारावास की सजा जो है वो हो सकता है कि गलती हो गई हो और ये इंटरिम ऑर्डर है। तो मामला बहुत पेचीदा हो गया है और मैं समझता हूं कि पेचीदगी को ठीक करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट हर मुद्दे को संज्ञान में रख करके कानून जो कहता है उसको भी और जो प्राकृतिक न्याय कहता है उसको भी, और जस्टिस हैज टू बी सीन उसको भी। कानून के घेरे में तो कोई एविडेंस नहीं मिला था, जेसिका लाल को कोर्ट ने बरी कर दिया था, इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने बरी किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जेसिका लाल के कोर्ट केस को सुओ मोटो लिया गया, फिर रीओपन हुआ और फिर साक्ष्य जुटाए गए और फिर साक्ष्य के बाद आज जो अपराधी हैं वो सजा काट रहे हैं। ये और बात है कि पैरोल पर छूटते रहते हैं लेकिन सजा काट रहे हैं। लेकिन इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस हु किल्ड जेसिका इट इज नॉट क्लियर, देयरफॉर जो एक्यूज्ड हैं वो बरी हो गए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले कालांतर में भी विवादास्पद रहे हैं। एक बार फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्टिस ने गलत फैसला किया या सही फैसला किया, ये अभी इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन इससे संदेश बहुत खतरनाक जा रहा है समाज में। संदेश ये जा रहा है कि कानून बिक सकता है, कानून को खरीदा जा सकता है, कानून को खरीद लिया गया है। और कौन खरीदा है? जो हर पार्टी में रहते हुए ऐसा व्यक्ति जो उन्नाव का एक प्रकार से माफिया है। वो समाजवादी पार्टी से भी जीतता है, कांग्रेस से भी जीतता है, बहुजन समाज पार्टी से भी जीतता है, बीजेपी से भी जीतता है। इसलिए नहीं कि बहुत ही पॉपुलर नेता है, इसलिए कि उनके ऊपर आरोप है कि वो माफिया है, वो दबंग है, अपनी दबंगई से चुनाव जीतता रहा है। तो अब इस तरह के दबंग को अगर आप 15 लाख रुपए, आप सोचिए, आप 15 लाख रुपए उनको कह रहे हैं जुर्माना भरने के लिए, 15 लाख रुपए ये कहां से ला रहा है? ये जो एमएलए है, इसका मतलब पैसे वाला भी है ये व्यक्ति, तभी तो कोर्ट इनके ऊपर 15 लाख का जुर्माना भर रहा है, आर्थिक दंड लगा रहा है। और 15 लाख तो ये फौरन भर देगा। अगर एक केस में ये डिसमिस हो जाए मामला, बलात्कार का आरोप, संगीन आरोप अगर इसके डिसमिस हो जाती है तो करोड़ों रुपए जमा कर दे। इसलिए कोर्ट को बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को देखना पड़ेगा। मैं अभी तत्काल इस मुद्दे पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि समाज में यह संदेश जा रहा है कि कानून बिक रहा है,
कानून को बेचा जा रहा है। मैं जस्टिस काटजू के तर्क को अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अभी अब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हो रही है, आज ही मूव कर चुका है, सीबीआई मूव कर रही है कोर्ट में, और विक्टिम के जो वकील हैं वो भी मूव कर रहे हैं कोर्ट में। तो हो सकता है कि इंटरिम ऑर्डर पर अभी जब चर्चा होगी और उसमें पब्लिक सेंटिमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो सीजीआई के लिए ये बहुत गंभीर सिचुएशन है कि राजा राम की तरह अब राम को भाई कह दिया एक ने कि भाई आपकी जो पत्नी है वो भाग गई थी, तो आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अब राम की भूमिका में सीजीआई को आना पड़ेगा कि अग्नि परीक्षा करवानी है या नहीं करवानी है, उनके बेल को कैंसिल करना है या नहीं करना है। बेल कैंसिल भी किया जा सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में रहेंगे, वो जेल से बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके मर्डर के चार्जेज में वो उनको 10 साल काटना है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक लिवरेज तो है कि ये हाई कोर्ट के फैसले को रोक करके अपील शुरू की जाए और हाई कोर्ट को आदेश दिया जाए कि आप इसकी सुनवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकती है कि अभी क्या हड़बड़ी है उन्हें बेल देने की, आवश्यकता क्या है उन्हें बेल देने की। हाँ, फिर जस्टिस काटजू ने यह कहा है कि लेकिन अगर अपराध साबित हो गया कि इन्होंने नहीं किया है, तो फिर जो इनका जो जेल काटने का जो रहा है, इसकी खाना पूर्ति कौन करेगा? ये जस्टिस काटजू का आर्गुमेंट है। तो बहुत ही पेचीदा, बहुत ही तकनीकी रूप से फंसा हुआ मामला है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो योगिता कह रही थी कि इस तरह के लोग इसी कानून के तकनीकी पक्ष को हथियार बना करके अभी तक बचते रहे हैं और कानून से खिलवाड़ करते रहे हैं। यह बात सही है, योगिता का यह कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, इसी कानून की पेचीदगी को अपना हथियार बना लेते हैं और बड़े बड़े वकील को हायर करके अदालत के सामने इस कानून को रख देते हैं और फिर अदालत के हाथ खड़े हो जाते हैं, साहब कि कानून तो ये कहता है, कानून के हिसाब से तो यही है। अगर अदालत कानून के हिसाब से फैसला न करे और कहे कि भाई अदालत ने अपने विवेक के आधार पर किया है कि व्यक्ति वही है, भले ही पब्लिक सर्वेंट के रूप में, तकनीकी रूप में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए वो ऐसा काम किया या नहीं, लेकिन योगिता का यह कहना कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये कोई चलता एरू गैरू नत्थु खैरू नहीं है ये। He is holding a very responsible post and that post is converting into public servant, it hardly matters. He is an elected representative, वो एमएलए है। तो एमएलए को कितनी सजा मिलनी चाहिए ये देखना पड़ेगा, या एमएलए को कॉमन मैन से डिफरेंस अदालत करती है या नहीं करती है, बहुत तकनीकी पक्ष है, या एमएलए को इक्वेट कर देगी कॉमन मैन के रूप में। अब इस विषय पर मैं विस्तार से अपने वकील महोदय से भी बात करूंगा, हो सकता है कि मैं नीलेश ओझा जी को भी इस मुद्दे पर लाऊं, लेकिन अभी जो पक्ष है सबसे पहले वो यही है और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट चला गया है। तो जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत के लिए ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण केस होगा, वो किस रूप में इसे देखते हैं और जो लार्जर बेंच है वो किन किन केस लॉ का हवाला देते हैं, कानून क्या कहता है, या इस कानून में अमेंड करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति एमएलए है लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में उन्होंने ड्यूटी का ये नहीं किया है, या उसको एमएलए को गवर्नमेंट सर्वेंट माना नहीं जाता है लेकिन एमएलए है तो वो इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अब इस सबको सुप्रीम कोर्ट एक बार नए सिरे से, मुझे लगता है कि उनको बैठना चाहिए। एक बात तो तय है, अगर हत्या के मामले में 10 साल की वो सजा भुगत रहे हैं और रेप के मामले में भी वो 8 साल की सजा भुगत चुके हैं, तो ये आजीवन कारावास में कन्वर्ट होना चाहिए। क्यों? इस तरह के इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, क्योंकि बीभत्स तरीके से न सिर्फ उसके साथ दुराचार हुआ है इसके आरोप हैं, बल्कि 2-3 हत्याएं हुई और वो भी आरोप है कि इन्होंने एक्सीडेंट किया। हालांकि सीबीआई ने उसकी फैक्ट फाइंडिंग्स में क्या दिया है ये अभी डिबेटेबल है, लेकिन इनके ऊपर आरोप है कि जब पीड़िता, उनके वकील, इनके परिवार के और परिजन, मां और ये जा रहे थे तो इनकी गाड़ी को टक्कर मारा गया, जानबूझ करके मारा गया, एक्सीडेंट कराया गया, संजोग से पीड़िता बच गई, बाकी लोग तो उसमें उनकी मौत हो गई है, लेकिन उसे कहा गया कि वो एक्सीडेंट है। अब ये एक्सीडेंट का जो जांच है ये करवानी पड़ेगी,
लेकिन ये तय है, एक तो पीड़िता के साथ बलात्कार और दूसरा ये जो हत्याएं हैं, ये जो मौत हैं, अब वो हत्या है कि नहीं है, ये सब तो देखना पड़ेगा। मामला बहुत पेचीदा है और मैं समझता हूं कि समाज में एक मजबूत नजीर पेश करने के लिए कुलदीप सेंगर के इस आजीवन कारावास के वर्डिक्ट को सस्पेंड करना अनुचित है। कोर्ट को यह नजीर पेश करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, क्या कानून के हाथ बंधे हुए हैं, ये कानून को देखना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि नहीं नहीं, हमने जो फैसला दिया वही उचित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता से सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि समाज में लार्जर इंपैक्ट क्या होगा, क्या अगर अगर ऐसा हो गया तो कानून पर से भरोसा उठ जाएगा और आप इस प्रकार से लगातार जुडिशरी करती रही है। तो सीजीआई के काल में अगर ऐसा होता है तो फिर से एक सवाल उठना शुरू हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सीजीआई सूर्यकांत निश्चित रूप से इस केस को संवेदनशील तरीके से लेंगे और कुलदीप सेंगर की इस वर्डिक्ट को सस्पेंड करेंगे और अपील के लिए शुरुआत कर देंगे और थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, सच्चाई क्या है ये लोगों के सामने में आना चाहिए, सारे एविडेंस पर खुलकर चर्चा हो। लेकिन अभी जल्दबाजी क्या है उनके इस फैसले को सस्पेंड करने की? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जरूर संज्ञान लेगी और इस दिशा में कुछ ना कुछ करेगी और ताकि जनता में यह संदेश जाए कि न्याय बिकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।